तो डियर फ्रेंड्स, हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा अपने बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है, मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है और सलाइवरी ग्लैंड। तो हमने जीभ के बारे में पढ़ा और दांतों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे बक्कल कैविटी में डाइजेशन। अब बक्कल कैविटी में डाइजेशन शुरू करें उससे पहले बक्कल कैविटी के हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेते हैं, लार ग्रंथियों के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। क्योंकि यही लाल ग्रंथियां क्या करती हैं, कुछ एंजाइम निकालती हैं, कुछ जूस निकालती हैं, जिसके द्वारा हमारे मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में डाइजेशन पढ़ें उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे बक्कल में कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, हमारे मुंह के अंदर बक्कल कैविटी में 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, इसको करते हैं अंडू। ठीक है, और इसको सीधा सिंबल छोटा छोटा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, जो लार का क्या करती हैं, सेक्रेशन करती हैं, लार को छोड़ती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। जो दूसरा लार ग्रंथि है उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। सब और जो तीसरा ग्लैंड है जो लार बनाती हैं, जो सलाइवा बनाती हैं, उसका नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। याद करिएगा नाम। ठीक, तो हमारे बक्कल कैविटी में 3 प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एवं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं ये ग्लैंड हमारे बक्कल कैविटी में कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो जो ये डियर फ्रेंड्स पैरोटिड ग्लैंड होता है हमारे दोनों कानों के नीचे उपस्थित होता है। ये हमारे दोनों कान हैं। देखो ये जो तीनों ग्लैंड हैं ये दो एक पेयर में होते हैं, यानी 2 ग्लैंड ये होंगी, 2 पैरोटिड होंगी, 2 सबलिंगुअल्स होंगी और 2 सब मैंडिबुलर होंगी। नाम याद करना, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। अब जो ये पैरोटिड ग्लैंड है हमारे दोनों कानों के नीचे उपस्थित होता है और यह हमारे बक्कल कैविटी की, हमारे मुंह की सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक, तो यह डियर फ्रेंड कहाँ उपस्थित होता है, यह होता है हमारे, इसको हम क्या करते हैं रेड से पीला से लिखते हैं, तो यह होता है हमारे दोनों कानों के नीचे। और कितने की संख्या में होता है, एक पेयर्स होता है, एक पेयर होता है, यानी 2 होते हैं। इसका लोकेशन क्या हो गया, सब सब क्या कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड का, हमारे दोनों कानों के नीचे पैरोटिड ग्लैंड, इसकी संख्या कितनी होती है, एक पेयर होती है यानी 2। अब हम देखते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। डियर फ्रेंड, ये हमारा जीभ है, हमारे जीभ के नीचे दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड एक एक ग्लैंड होती हैं और उस ग्लैंड का नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड। देखो हमारा जीभ हो गया, जीभ के नीचे, ये जो जीभ है इसके नीचे राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड एक एक ग्लैंड होती हैं। तो यह कहाँ होता है, यह होता है डियर फ्रेंड्स जीभ के नीचे दोनों तरफ।
यह कहाँ होता है? जीभ के नीचे होता है और दोनों तरफ होता है। इस साइड भी होता है जीभ के इस साइड और जीभ के नीचे। और इसकी कितनी होती है संख्या, कितनी होती है? ये भी एक पेयर होती हैं, ये भी एक पेयर होती हैं, यानी ये भी क्या होती हैं? 2 होती हैं। ये हो गया हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो डियर फ्रेंड ये हमारा जबड़ा है, नीचे वाला लोअर जा है, लोअर ये ऊपर वाला होता है अपर जा, ये नीचे वाला लोअर जा, नीचे का जबड़ा है। तो इस नीचे के जबड़े, इस नीचे वाले जबड़े के नीचे, ठीक है, दोनों साइड, एक इस साइड और एक इस साइड क्या होती है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो पैदा करती हैं, जो बनाती हैं सलाइवा यानी लार। तो ये कहां पाई जाती हैं? हमारे नीचे वाले जबड़े के दोनों तरफ, ठीक। तो हमारा पैरोटिड ग्लैंड हमारे दोनों कानों के नीचे, हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, हमारे क्या कहते हैं, जीभ के नीचे दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वह हमारे जबड़े के नीचे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक, लेफ्ट साइड एक राइट साइड। यानी ये जो तीनों सलाइवरी ग्लैंड हैं, लार ग्रंथियां हैं, यह पेयर्स में होती हैं। यानी पैरोटिड ग्लैंड 2, सबलिंगुअल ग्लैंड 2 और क्या कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड 2, ठीक। इसका लोकेशन भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम ये देखते हैं, एक बीमारी होती है जब ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड कानों के नीचे, जब पैरोटिड ग्लैंड में वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, इसमें सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेबल हो जाए, जब ये सूज जाए तो इस सूजन को एक बीमारी कहते हैं, उसको इंग्लिश में मम्प्स और हिंदी में गलसूआ कहते हैं। जब पैरोटिड ग्लैंड में क्या आ जाए? सूजन आ जाए, तो इस बीमारी को कहते हैं मम्प्स और इसको हिंदी में कहते हैं गलसूआ। इसका गाल सूज गया है, ठीक। और यही जब दोनों ग्लैंड सूज जाते हैं तो इसको कहते हैं एक बीमारी, इसका नाम है मम्प्स यानी गलसूआ, ठीक। देखो देखो कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड में विषाणु से संक्रमण हो जाता है, जिससे लार ग्रंथि में सूजन हो जाती है, तब गलसूआ नामक बीमारी हो जाती है। गलसूआ यानी बोले तो मम्प्स, ठीक, मम्प्स नामक बीमारी हो जाती है, ठीक। जैसे ही हम भोजन को मुंह में लेकर चबाना शुरू करते हैं, ये जो तीनों ग्रंथियां थीं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, ये ग्रंथियां क्या बनाने लगती हैं? लार। और वह जैसे ही खाना मुंह में लेकर चबाते हैं और लार हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही खाना मुंह में लेते हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं। जैसे ही हम भोजन को मुंह में लेकर चबाते हैं, मुंह में स्थित सलाइवरी ग्लैंड क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। और जो एक्टिव होने के बाद क्या बनाती है? लार बनाती हैं, सलाइवा बनाती हैं, और यह सलाइवा क्या हो जाता है? हमारे भोजन में मिक्स हो जाता है। अब इस सलाइवा में ऐसा क्या चीज है? तो डियर फ्रेंड्स, इस सलाइवा में पाया जाता है एमाइलेज। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। इस सलाइवा में पाया जाता है एमाइलेज। ये क्या है? ये है एक एंजाइम, ठीक। ये एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है। तो इस एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन, ठीक। इस एमाइलेज को हम लोग क्या कहते हैं? टाइलिन। टाइलिन की स्पेलिंग देखना, पी से शुरू होता है, ठीक है, पी से, PTYALIN। तो जैसे ही खाना मुंह में चबाएंगे सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव होंगी, सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगी? सलाइवा बनाना शुरू कर देंगी, और इस सलाइवा में होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एमाइलेज, ठीक, एमाइलेज। इस एमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है। यह एमाइलेज क्या करता है?
तो जो हम खाना खाते हैं, जैसे सपोज दैट मान लो रोटी खाया, चावल खाया या आलू खाया, तो इस रोटी चावल या आलू में क्या पाया जाता है डियर फ्रेंड्स? स्टार्च। क्या पाया जाता है? स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है? एक कॉम्प्लेक्स रूप है। ये डायरेक्ट हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा स्टार्च। इस स्टार्च को पहले किस में तोड़ना पड़ेगा? पहले जाकर अंतोगत्वा ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा, फिर वो ग्लूकोज हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे जो भी खाना खाते हैं, उस खाने में अगर क्या है, अगर स्टार्च है, तो स्टार्च का पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाएगा। और कौन करता है? यही एमाइलेज करता है। स्टार्च का पाचन एमाइलेज करता है, और इस स्टार्च को एमाइलेज किसमें बदल देता है? माल्टोज में। ठीक है, यहाँ देखो, लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है। यह टाइलिन भोजन में स्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। देखो, ऐसा नहीं कि हम भोजन में केवल स्टार्च ही लेते हैं। भोजन जब लेते हैं तो हमारे भोजन के साथ फैट भी जाता है, जिसको लिपिड भी कहते हैं। हमारे भोजन के साथ प्रोटीन भी जाता है, और हमारे भोजन के साथ तमाम प्रकार के अन्य कार्बोहाइड्रेट्स भी जाते हैं। लेकिन हमारे मुंह में जो पाचन होता है, हमारे मुंह में जो डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज होता है, वह केवल किसको डाइजेस्ट करता है? वह केवल और केवल स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और स्टार्च को किस में बदल देगा? स्टार्च को बदल देगा माल्टोज में। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये जो स्टार्च है अपने सरलतम रूप में आ चुका है? क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है? क्या माल्टोज सिंपलर फॉर्म है, सरल रूप है, जिससे हमारे बॉडी में ऑब्जर्व किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है? तो डियर फ्रेंड्स, ये माल्टोज, इस स्टार्च का अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। ये माल्टोज इनकम्प्लीट डाइजेशन के बाद बना है। अभी ये माल्टोज और टूटेगा, ये हमारी छोटी आंत में टूटेगा। ये माल्टोज को तोड़ने के लिए एक अलग एंजाइम छोटी आंत में आएगा, इसको माल्टेज कहते हैं। और ये माल्टेज तोड़कर किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक। अच्छा डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को एक समस्या होती होगी, इसको पहले एक हम स्लाइड लेते हैं। आप लोग कभी कभी ये सोचते होंगे कि बहुत सारा चीज आता है, जैसे एमाइलेज हो गया, ठीक है, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है, लाइपेज हो गया, फिर उसके बाद पेप्सिन हो गया, ठीक है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया, इरेप्सिन हो गया, इरेप्सिन हो गया। बहुत बड़ा कंफ्यूज करता होगा आप लोगों को कि भाई ये एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन आखिर किसका पाचन करता होगा? आप लोग याद करते होंगे, कंफ्यूज जाते होंगे, इसमें कौन प्रोटीन का पाचन करता है, कौन वसा का पाचन करता है, और कौन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो बहुत ही आसान है, एक ट्रिक बताते हैं। जैसे देखो, हम पहले प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन, देखो ध्यान देना, प्रोटीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, प्रोटीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, सबके लास्ट में न आ रहा है। प्रोटीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, यानी जैसे इस तरह के एंजाइम होंगे जिसका नाम होगा इस तरह, जिसके अंत में न आएगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, प्रोटीन, यानी जो ये पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इरेप्सिन है, ये सब डियर फ्रेंड किसका पाचन करेंगे? ये सब किसका पाचन करेंगे? ये सब पाचन करेंगे प्रोटीन का। किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन का। ठीक, जो भी हो, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, ये सब किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन। ठीक, प्रोटीन वाला कंफ्यूजन दूर। अब बात करते हैं फैट की। फैट को हम लोग और क्या कहते हैं? फैट को हम लोग और कहते हैं लिपिड। अच्छा देखो, ये लिपिड है। लिपिड में क्या आ रहा है? आप लोग इस लिपिड के दो क्या कहते हैं, अल्फाबेट को कंसंट्रेट करो। इस लिपिड में जो आ रहा है, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? LI आ रहा है। ठीक है, फैट को इग्नोर करो, फैट को लिपिड भी कहते हैं, लिपिड पर ध्यान कंसंट्रेट करो। फैट को लिपिड भी कहते हैं। और जो हमारा एक एंजाइम होता है उसका नाम है लाइपेज। देखो ये लाइपेज, तो ये लाइपेज में भी डियर फ्रेंड्स क्या आ रहा है? इस लाइपेज में भी क्या आ रहा है? LI आ रहा है। यानी फैट बोले तो लिपिड, और लिपिड का पाचन कौन करेगा? जिसके नाम में LI आ रहा है, यानी लाइपेज। ठीक, लाइपेज। प्रोटीन का, अरे सॉरी, फैट का पाचन, फैट को लिपिड बोलते हैं और लिपिड को LI भी बोलते हैं। लिपिड को
फैट भी बोलते हैं, फैट को लिपिड बोलते हैं, और लिपिड को पचाने के लिए कौन आएगा? लाइपेज, क्योंकि लाइपेज में भी LI आ रहा है, तो ये ट्रिक है, ठीक है। तो फैट का पाचन कौन करेगा? लिपिड। अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर ये बोलते रहते हैं कि हमारी बाइक इतना माइलेज दे रही है, हमारा ट्रैक्टर इतना माइलेज दे रहा है, हमारा 4 व्हीलर इतना माइलेज दे रहा है। माइलेज की जब बात करते हैं हम, तो किसकी बात करते हैं? एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। माइलेज यानी एनर्जी यानी तेल, यानी किसी गाड़ी 2 लीटर 1 लीटर में 100 किलोमीटर जा रहा है, किसी गाड़ी 2 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर जा रहा है। तो यानी बात यहाँ पर किसकी हो रही है? एनर्जी की बात हो रही है। और हमारे बॉडी में एनर्जी का जो मेन स्रोत होता है, कौन सा होता है? बताओ बताओ। कार्बोहाइड्रेट। और ये जो क्या एमाइलेज, देखो माइलेज, हम लोग कहते हैं हमारी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है। माइलेज एमाइलेज, माइलेज एमाइलेज, माइलेज एमाइलेज, इसमें भी देखो माइलेज आ रहा है, इसमें भी देखो माइलेज आ रहा है, इसमें भी देखो माइलेज आ रहा है। और जब माइलेज की बात होगी यानी एनर्जी की बात हो रही है। और हमारे शरीर में एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? मुख्यतः हम एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, तो हमारे शरीर में जो ये होता है, क्या कहते हैं? स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स रूप है। स्टार्च देखो, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं डियर फ्रेंड्स? ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं। एनर्जी की जब बात आएगी तब माइलेज की बात आएगी, जब माइलेज की बात होगी तो हम समझ लेंगे ए माइलेज। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? ए माइलेज करता है। आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? ए माइलेज करता है। अब अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि लार में हम जो लार बना रहे हैं, मुंह में सलाइवरी ग्लैंड जो लार बनाता है, उसमें अगर टाइलिन की कमी हो, टाइलिन बोले तो एमाइलेज, लार में क्या होता है? एमाइलेज। अगर लार में एमाइलेज यानी टाइलिन की कमी हो तो स्टार्च का पाचन नहीं होगा। क्यों? सीधी बात है भाई। टाइलिन और एमाइलेज किसका पाचन करते हैं? स्टार्च का। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अभी तो बोला मैंने एमाइलेज। टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं, एमाइलेज बोले तो माइलेज, ठीक है। और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और हमारे लार में क्या पाया जाता है? हमारे लार में एमाइलेज पाया जाता है। तो हमारे लार में यदि एमाइलेज ना हो तो किसका पाचन नहीं हो पाएगा? स्टार्च का पाचन नहीं हो पाएगा मुंह में। देखो, आलू, चावल, गेहूं आदि में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसे स्टार्च कहते हैं। इसी स्टार्च को टाइलिन या एमाइलेज किसमें बदल देता है? माल्टोज में। इसी स्टार्च को जो आलू, गेहूं और चावल में पाया जा रहा है, इसी को जो एमाइलेज है या इसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, किसमें बदल देता है? बदल देता है माल्टोज में, ठीक। और जब हम रोटी चावल को देर तक खा रहे हैं और देर तक चबाते हैं तो चबाते चबाते मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि रोटी में पाया जाता है क्या? स्टार्च। और जब ज्यादा समय तक चबाएंगे तो हमारे लार में निकलता है एमाइलेज। और यह एमाइलेज क्या करेगा? रोटी में पाए जाने वाले स्टार्च को किसमें बदल देगा? माल्टोज में। माल्टोज एक शर्करा है जिसकी वजह से मीठी लगने लगती है रोटी। जब हम रोटी चावल को देर तक चबाते हैं तो हल्का मीठा लगने लगता है, यह टाइलिन के कारण ही होता है। लेकिन क्या टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन करता है? नहीं। लेकिन टाइलिन स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है। कंप्लीट डाइजेशन तब होगा जब स्टार्च किसमें बदल जाए? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में बदलने का काम हमारी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। मुंह के अंदर आधा अधूरा पाचन होने के बाद जो खाना इसोफेगस से होते हुए अमाशय में जाता है उस भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। हमारे मुंह में पाचन होगा किसका? स्टार्च का। बाकी चीजों को पाचन नहीं हुआ तो मुंह में जो खाना ले उसमें लार मिक्स हुआ, लार के माध्यम से स्टार्च एमाइलेज मिक्स हुआ, एमाइलेज ने स्टार्च को क्या कहते हैं? उसमें बदल दिया माल्टोज में। अब जो खाना हमारे मुंह से इस भोजन नली इसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में यानी स्टमक में जाएगा, उस भोजन को क्या कहते हैं?
उस भोजन को कहते हैं बोलस। उस भोजन को कहते हैं बोलस। याद रखना, जो खाना हमारे मुंह में आधा अधूरा पाचन के बाद हमारे ईसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में, स्टमक में जाता है, उस भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ठीक। मुंह में पाचन। अच्छा, मुंह में किन किन चीजों का पाचन हुआ डियर फ्रेंड्स? क्या मुंह में स्टार्च का पाचन हुआ? हाँ। कैसा पाचन हुआ? आंशिक पाचन हुआ। आंशिक बोले तो कंप्लीट डाइजेशन तब होगा जब ये स्टार्च किसमें बदल जाए? ग्लूकोज में। अभी तो ये माल्टोज में बदला है। क्या हमारे मुंह में फैट यानी वसा का पाचन हुआ? नहीं हुआ डियर फ्रेंड्स। क्या हमारे मुंह में प्रोटीन का पाचन हुआ? क्या हमारे बक्कल कैविटी में प्रोटीन का पाचन हुआ? नहीं हुआ। यानी हमारे मुंह में केवल किसका पाचन हुआ? स्टार्च का पाचन हुआ, और स्टार्च बदल गया किसमें? इमाइलेज ने बदल दिया किसमें? सलाइवरी इमाइलेज। इमाइलेज और आगे मिलेंगे, लेकिन ये सलाइवरी इमाइलेज ने किसमें बदल दिया? सलाइवरी इमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, और उसमें बदल दिया माल्टोज में। देखो, मुंह में आंशिक पाचन के बाद भोजन यानी जो बोलस होता है वह पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन गति के द्वारा ईसोफेगस के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। ठीक। इसको समझने के लिए ये देखते हैं। जैसे डियर फ्रेंड देखो, ये क्या है हमारा? देखो, ये है हमारा ईसोफेगस। ठीक है। फिर ये ईसोफेगस आके हमारे किसमें जुड़ता है? हमारे आमाशय में जुड़ता है। ठीक है। ये है हमारा आमाशय। क्या है? हमारा ये है स्टमक। अब जो हमने मुंह में खाना खाया और मुंह के बाद खाना कहाँ जा रहा है? हमारे ईसोफेगस में, पाइप में जा रहा है। क्या ये खाना अपने आप चला जा रहा है? तो ऐसा नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। ये हमारे ईसोफेगस में एक गति होती है, उस गति का नाम है पेरिस्टाल्सिस, क्रमाकुंचन गति। अभी क्रमाकुंचन गति क्या है? जैसे डियर फ्रेंड, कोई एक पतला प्लास्टिक का पाइप ले लो और उस पाइप में मैदा भर दो, मैदे का आटा भर दो, और उस पाइप को, जैसे देखो ये पाइप है, ठीक, प्लास्टिक का पाइप है, ठीक, इसमें मैदा भर दो पूरा, और इस पाइप को जब ऊपर से दबाते जाओगे तो नीचे वाला हिस्सा फैलता जाएगा और ये जो मैदा है नीचे सरकता चला जाएगा। यानी इस हमारे ईसोफेगस में क्या होता है? हमारे इस ईसोफेगस में जो ऊपर वाली जो नली के जो मसल है वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। जब वो सिकुड़ेगा तो नीचे वाला जो मसल है नली का वो रिलैक्स करेगा। ऊपर वाला सिकुड़ा, नीचे वाला फैला, तो जो ऊपर का मटेरियल है नीचे चला आया। यही क्रमाकुंचन गति होते होते भोजन हमारे कहाँ चला आता है? भोजन हमारे पेट में चला आता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन गति का मतलब ऊपर की मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, और नीचे की मांसपेशी रिलैक्स करेगी, फैलेगी। ऊपर सिकुड़ा, नीचे फैला, ऊपर का माल नीचे, फिर नीचे ऊपर सिकुड़ा, नीचे फैला, ऊपर का माल नीचे। ऐसे ही करते करते जो पूरा भोजन है कहाँ चला आएगा? हमारे स्टमक में चला आएगा। इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होता है? इस प्रक्रिया में आहार नाल की पीछे की मांसपेशियां सिकुड़ती जाती हैं तथा आगे की मांसपेशियां ढीली यानी रिलैक्स होती जाती हैं। इससे खाना आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाता है? हमारे आमाशय में। ऐसा नहीं कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है यह केवल ईसोफेगस में होता है। यह पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। यह पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल तक में होती है। तभी तो खाना हमारे मुंह से जब खाते हैं तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्रमाकुंचन गति से होते 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 हमारे शरीर से अनअब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और सबसे ज्यादा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे स्टमक यानी हमारे पेट में होता है। डाइजेशन इन स्टमक। डियर फ्रेंड्स, डाइजेशन इन स्टमक को समझें उससे पहले हम इस चित्र को देख लेते हैं। ये हमारा क्या है डियर फ्रेंड्स? ये हमारा आमाशय है। ये हमारा क्या है? ईसोफेगस। ये ईसोफेगस कहाँ से आ रहा है? ये ईसोफेगस हमारे बक्कल कैविटी से आ रहा है। ये ईसोफेगस हमारे बक्कल कैविटी से भोजन को लेके आ रहा है, और भोजन को लेकर ये ईसोफेगस आके कहाँ मिलता है? हमारे आमाशय से मिलता है। हमारे आमाशय के पास ये जिस जगह मिलता है
इस जगह मिल रहा है। यहाँ पर एक वाल्व जैसी संरचना होती है, वाल्व जैसी इस संरचना को कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक, जो हमारे इसोफेगस यानी भोजन नली का जो हिस्सा आके हमारे अमाशय से मिलता है, उस अमाशय के उस हिस्से के पास एक वाल्व जैसी संरचना होती है, और उस वाल्व जैसी संरचना को क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। उसके बाद हमारे अमाशय का जो हिस्सा हमारे छोटी आंत से मिलता है, उसी स्थान पर एक और वाल्व जैसी संरचना होती है, और इसको कहा जाता है पायलोरिक स्फिंक्टर। पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक, यानी जो हिस्सा आहार नाल का इसोफेगस का जो हिस्सा हमारे अमाशय से आकर मिले, वहां पर एक वाल्व जैसी संरचना होती है जिसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और जो अमाशय का हिस्सा जाकर किससे मिले, अमाशय वो छोटी आंत के ड्यूडेनम से मिले, उसको कहेंगे पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक, अब थोड़ा इस अमाशय के बारे में जान लेते हैं। इस अमाशय का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ए अमाशय का जो हिस्सा, अमाशय का जो सॉरी ईसोफेगस का जो हिस्सा हमारे अमाशय से आकर मिलता है, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? कार्डिया। क्या कहा जाता है? कार्डिया। ठीक है, यानी जो एक ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये हमारे अमाशय का हिस्सा है, और इस हिस्से को क्या कहा जाता है? कार्डिया। मैंने उस पर गलत बता दिया, ये वाल्व यहाँ पे होता है। ठीक है, ये वाल्व यहाँ पे होता है। जो एक ग्रीन ग्रीन हिस्सा है, ये अमाशय का ही हिस्सा है। यह हिस्सा किससे मिल रहा है? ईसोफेगस से, और इस हिस्से को कहा जाता है कार्डिया। और जो ये कार्डिया के जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो अमाशय का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है फंडस। इसको क्या कहते हैं? फंडस। और जो पूरा ये बीच वाला हिस्सा है, इसको अमाशय का यानी स्टमक का बॉडी कहा जाता है। और इसी बॉडी में हमारा खाना आकर के इकट्ठा होता है, और इसी बॉडी में तमाम प्रकार के डाइजेस्टिव जूस बनते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा भोजन हमारे इस अमाशय के जो ये वाला हिस्सा है, इसको बॉडी कहते हैं। और जो हिस्सा अब सकरा हो रहा है, सकरा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको जाकर आगे जाके मिलना है, किससे मिलना है? छोटी आंत के ड्यूडेनम से, छोटी आंत के ड्यूडेनम से। तो ये सकरा वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं पायलोरिक एंट्रम। ये क्या हिस्सा है? ये पायलोरिक। ये पूरा मालूम हमारे एग्जाम की दृष्टि से इतना ही जान लो, पायलोरिक। देखो, ए वाला हिस्सा जो फंडस, जो हिस्सा इसोफेगस से मिल रहा है उसको कार्डिया, और बीच वाला पूरा हिस्सा बॉडी, इसी में भोजन आकर इकट्ठा होता है। और जो एक सकरा वाला भाग है, इसको कहते हैं पायलोरिक हिस्सा। और जो यहाँ पे एक वाल्व बना रहा है, उस वाल्व को कहते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। और ये तो हमारा छोटी आंत का हिस्सा है ही। तो डियर फ्रेंड्स, डाइजेशन इन स्टमक को पढ़ें उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे अमाशय में, हमारे स्टमक में कुछ बनते हैं, कुछ एसिड बनते हैं और कुछ डाइजेस्टिव जूस बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं। देखो, अमाशय जहां से शुरू होता है, वहां पर एक वाल्व जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। जहां पर अमाशय समाप्त होता है, वहां भी एक वाल्व जैसी संरचना पाई जाती है जिसे पायलोरिक स्फिंक्टर कहता है। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। हाँ डियर फ्रेंड, ध्यान देना, जो अमाशय होता है, हमारे अमाशय का हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग हमारा अमाशय होता है, यानी हमारा स्टमक होता है। अब शुरू करते हैं स्टमक में डाइजेशन का खेल। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं डाइजेशन इन स्टमक। हमने डाइजेशन इन बक्कल कैविटी देखा, अब हम देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक। तो डियर फ्रेंड, डाइजेशन इन स्टमक को समझें उससे पहले हमें देख लेते हैं हमारे स्टमक में दो प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल होती है जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करती हैं? सेक्रेशन करती हैं। एक सेल्स होती हैं जो रेनिन और क्या कहते हैं इसको, पेप्सिन का सेक्रेशन करती हैं, यानी पेप्सिन और रेनिन बनाती हैं। तो हमारे पेट में जो होता है वह दो प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक, सेल्स इन स्टमक। एक होता है हमारा ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल,
इस आक्जेंटिक सेल को पेराइटल सेल भी कहा जाता है, पेराइटल सेल। और इस हमारे स्टमक में एक सेल होती है, दूसरा सेल होती है जिसको कहते हैं चीफ सेल, चीफ सेल, या इसी को कहते हैं पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल। ये जो आक्जेंटिक सेल है डियर फ्रेंड्स, ये जो क्या कहते हैं आक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल है, यह किसका सेक्रेशन करती हैं? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यह किसका करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हमारे पेट में दो प्रकार के सेल, आक्जेंटिक सेल यानी पेराइटल सेल, चीफ सेल यानी पेप्टिक सेल। और ये जो पेप्टिक सेल होती हैं ये दो प्रकार के हार्मोन्स को पैदा करती हैं, एक का नाम है रेनिन और एक का नाम है पेप्सिन। ठीक, एक बनाती हैं रेनिन और एक बनाती हैं पेप्सिन। तो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में दो प्रकार के सेल्स, आक्जेंटिक सेल और पेप्टिक सेल, यानी पेप्टिक सेल को चीफ सेल भी कहते हैं और आक्जेंटिक सेल को पेराइटल सेल। जो पेराइटल सेल है, जो आक्जेंटिक सेल है, वो क्या बनाती हैं? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो चीफ सेल या पेप्टिक सेल, वो क्या बनाती है? रेनिन और पेप्सिन। अब हम HCl के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही भोजन ईसोफिगस के माध्यम से हमारे स्टमक में आएगा, हमारे स्टमक की कौन सी सेल? आक्जेंटिक सेल धड़ाधड़ क्या बनाने लगेगी? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है, बहुत हार्ड एसिड होता है। ये क्या करता है? हमारे भोजन को एक एसिडिक इन्वायरमेंट देता है, हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है। अब अम्लीय क्यों बनाता है? जब भोजन में अम्लीयता बढ़ती है तो भोजन हमारा छोटे छोटे और टुकड़ों में टूटने लगता है, यानी इसका फिजिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है। सॉरी, फिजिकल नहीं। तो HCl क्या करता है? हमारे पेट में एक एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है। जब एसिडिक इन्वायरमेंट बनाएगा तो क्या होने लगेगा डियर फ्रेंड्स? हमारे पेट में जो भोजन है, जो पेट में आया है ईसोफेगस होते हुए, जो बोलस आया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगेगा। उसके बाद हम अपने भोजन, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग एसिड है कि जब अपने भोजन के माध्यम से कोई जीवाणु खा लिया है, कोई बैक्टीरिया खा लिया है, या कोई माइक्रोब्स खा लिया है, कोई रोगाणु खा लिया है, कोई जीवाणु या रोगाणु खा लिया है भोजन के माध्यम से, तो भोजन के माध्यम से जैसे ही पेट में जाएंगे, हमारा जो HCl है उनको क्या करेगा? नष्ट कर देगा। यानी HCl का दूसरा काम है हमारे शरीर के अंदर भोजन के माध्यम से गए रोगाणुओं एवं जीवाणुओं को मारना, किल करना, नष्ट करना। ठीक है। और यह क्या बनाता है? चूंकि ये एसिड है, हार्ड स्ट्रांग एसिड है, तो भोजन को क्या बनाता है? सॉफ्ट बनाता है। जैसे किसी चीज पर अगर एसिड गिरा दो तो मुलायम हो जाता है, ठीक है, तो क्या करता है? उसको सॉफ्ट बनाता है। और सॉफ्ट क्यों बनाता है? ताकि वो आसानी से टूट सके। तो देखो, HCl एक स्ट्रांग एसिड है जो बैक्टीरिया लार में लाइसोजाइम के द्वारा, हाँ, हमारे लार में एक और एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम क्या करता है? जो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो खाना के माध्यम से घुसते हैं, उनको लाइसोजाइम क्या करता है? मार देता है। अब उस लाइसोजाइम के द्वारा मारे जाने से कोई बैक्टीरिया, जीवाणु, रोगाणु बच गए हैं, तो किसके द्वारा मारे जाएंगे? HCl के द्वारा। तो HCl, जो बैक्टीरिया लार में लाइसोजाइम के द्वारा मारे जाने से बच गए थे, उनको HCl क्या करेगा? मार देता है। जब हम भोजन में जीवाणुओं एवं रोगाणुओं को खा लेते हैं तो HCl उनको नष्ट कर देता है। HCl क्या करता है? यह पेट में एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है जो भोजन को सॉफ्ट और टूटने योग्य बनाता है, जिससे एंजाइम उसे आसानी से पचा सके। ठीक। अब एक बात क्वेश्चन यह उठता है कि जो HCl इतना स्ट्रांग एसिड है, इतना हार्ड एसिड है, अगर वह हमारे चमड़ी पर गिर जाए तो हमारी चमड़ी को जला सकता है, तो आखिर ये हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? भाई पेट में ही तो बन रहा है HCl, तो पेट को क्यों नहीं जलाता? तो डियर फ्रेंड, इसका एक रीजन है। इसका रीजन यह है कि हमारे पेट में एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है। म्यूकस लेयर यानी श्लेष्मा की एक परत पाई जाती है। और वह जो श्लेष्मा होता है, जो म्यूकस की लेयर होती है, वह क्या होता है? वह क्षारी होता है। क्या होता है? एल्कलाइन होता है, क्षारी होता है। उसका नेचर क्या है? क्षारी। HCl क्या है? एसिडिक। जो लेयर है म्यूकस की, वो क्या है? क्षारी।
तो जब एसिड हमारे पेट के पास आएगा तो जो म्यूकस लेयर क्षारी है उस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, उसकी पावर को खत्म कर देगा। इसीलिए यह इतना स्ट्रांग एसिड हमारे पेट को नहीं जला पाता, क्योंकि हमारे पेट में एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है म्यूकस लेयर यानी श्लेष्मा की परत। HCl एक स्ट्रांग है एसिड है, फिर भी यह पेट को नहीं जला पाता क्योंकि पेट में श्लेष्मा की परत होती है जो कैसी होती है, क्षारी होती है। यह HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है जिसके कारण पेट नहीं जलता है। किसके कारण? श्लेष्मा की परत, म्यूकस की लेयर की वजह से। अब हम अगर अपने पेट के नॉर्मल पीएच की बात करें तो हमारे पेट का जो नॉर्मल पीएच होता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे पेट का जो पीएच है 1 से 1.5 के बीच में है, अगर सपोज दैट मान लो हमने बहुत ज्यादा जबरदस्त हैवी मील ले लिया, ठूस ठूस के खा लिया, या हमने कोई जंक फूड खा लिया, कोई कचरा खा लिया, जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, समोसे हो गए, चाट हो गए, छोले हो गए, ये सब खा लिया जंक फूड। तो इस जंक फूड को बचाने के लिए, जो ओवर ईटिंग करके हैवी मील लिए, इसको पचाने के लिए जो हमारा ऑक्जेंटिक सेल है, जो पेराइटल सेल है, वो क्या करेगा, धड़ाधड़ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनाने लगेगा, HCl। और HCl क्या है इन नेचर, एसिडिक। तो बहुत ज्यादा हमारे भोजन में बहुत ज्यादा भोजन चला गया है, हैवी मील ले लिया, दबा के जंक फूड खा लिया, तो उसको पचाने के लिए हमारी ऑक्जेंटिक सेल यानी पेराइटल सेल बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनाने लगेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बहुत ज्यादा बन जाने से हमारे पेट का पीएच 1 से नीचे चला आएगा। हमारे पेट का पीएच कहाँ चला आएगा, 1 से नीचे चला आएगा। और जैसे ही 1 से नीचे हमारे पेट का पीएच आया, हमें क्या एहसास होने लगा, हमें एसिडिटी का एहसास होने लगेगा। किसका एहसास होने लगेगा, एसिडिटी का एहसास होने लगेगा। ठीक। और इस एसिडिटी के एहसास होने के कारण हमें कच्ची डकारें आने लगेगी। तो इस एसिडिटी का इलाज करने के लिए कुछ दवाएं भी होंगे। तो ऐसी दवाएं जो एसिडिटी को दूर करती हैं, हमारे पेट के पीएच वैल्यू को बैलेंस करती है, अम्लीयता को कम करती हैं, ऐसी दवाओं को एंटा एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटा एसिड कहा जाता है। देखो हमारे पेट का पीएच, हमारे पेट का जो पीएच है वह 1 से 1.5 के बीच में होता है, लेकिन जब हम कभी कभी ज्यादा हैवी मील या जंक फूड ले लेते हैं तो उसको पचाने के लिए ज्यादा HCl बन जाता है, जिसके कारण हमारे पेट का पीएच 1 से नीचे चला जाता है और हमें एसिडिटी महसूस होती है। तो ऐसी दवाएं जो एसिडिटी खत्म करती हैं उनको एंटा एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटा एसिड। अब एंटा एसिड दवाएं कौन कौन से हैं, जैसे हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, डाइजिन लेते हैं या इनो लेते हैं। ये इनो और डाइजिन क्या है, एंटा एसिड है। और एंटा एसिड में होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जनरली जो हम इनो लेते हैं या जो हम लोग डाइजिन लेते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ गई है, यानी HCl क्या हुआ है, HCl बहुत ज्यादा बन गया है। और जो हम एंटा एसिड दवाएं ले रहे हैं वो क्या होती है, नेचर में क्षारी होती हैं। क्या होती है, क्षारी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। इनो क्या है, क्षार है। डाइजिन क्या है, एक क्षारी नेचर, इन नेचर क्या है, एल्कलाइन है, बेस है। तो हमारे इन एंटा एसिड दवाओं में जनरली क्या होता है, MgOH ट्वाइस होता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करके क्या बना लेगा, MgCl2 बना लेगा और H2O बना लेगा। ये डियर फ्रेंड्स जो ये है, ये जो MgCl2 क्या है, यह एक साल्ट है। क्या है, नमक है, और इसको जानते ही पानी है। यानी जब एक स्ट्रांग एसिड एक स्ट्रांग बेस से मिलता है तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, नमक एवं पानी बना लेते हैं। तो जो हमारे शरीर पेट के अंदर एसिडिटी था, एसिडिटी खत्म हो गया, क्योंकि वो एसिडिटी अब किस में चेंज हो गया, अम्लीयता किस में चेंज हो गई, पानी में, और किस में, नमक में। तो जो एसिडिटी पीएच 1 से नीचे होने के कारण हो गया था, अब वो एसिडिटी समाप्त हो चुका। क्यों, क्योंकि हमने एंटा एसिड ली। एंटा एसिड बोले तो इनो लिया या डाइजिन लिया। ये इनो और डाइजिन में जनरली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है, क्षारी होता है, एल्कलाइन होता है इन नेचर। और जब स्ट्रांग एसिड HCl और
जब स्ट्रांग एसिड HCl और स्ट्रांग क्षार बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिले तो ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, ये हो गया MgCl2 यानी क्या, नमक यानी साल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट, और ये क्या बना लिया, पानी बना लिया। ठीक है, तो यह नीचे एक लाइन है, जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस मिलते हैं तो साल्ट और पानी बनाते हैं। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं डियर फ्रेंड्स। और अगला HCl का काम क्या है, देखो जो हमारी पेप्टिक सेल है, ये जो हमारी पेप्टिक सेल होती है, हमने बताया हमारे पेट में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक एक्जेंटिक सेल यानी पेराइटल सेल, और दूसरा चीफ सेल यानी क्या कहते हैं कि चीफ सेल को और क्या कहते हैं, पेप्टिक सेल। तो पेप्टिक सेल क्या बनाता है, पेप्टिक सेल वास्तव में पेप्सिनोजेन एवं प्रोरेनिन बनाता है। तो जो ये प्रोरेनिन होता है और जो ये पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है, ये दोनों क्या है, एंजाइम है। और ये दोनों कैसे एंजाइम हैं, ये निष्क्रिय हैं। कैसे हैं, ये निष्क्रिय हैं, ये डीएक्टिवेटेड हैं, यानी ये किसी काम के नहीं हैं। ठीक, पेप्सिनोजेन जैसे गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पहले एंजाइम का नाम लिखते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम हो गया हमारा पेप्सिनोजेन, और दूसरा एंजाइम कौन सा हो गया, दूसरा एंजाइम हमारा हो गया प्रोरेनिन, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया हमारा लाइपेज। एल आई मतलब लिपिड के पाचन करेगा। लेकिन ये जो पेप्सिनोजेन है, ये प्रोरेनिन है, ये कैसे है, डीएक्टिवेट फॉर्म में है। जब हम भोजन करते हैं, पेट में भोजन का भार बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, पचाना है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनके पास आता है और कहता है, अरे वो पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, इतना ज्यादा काम पड़ा है और तुम लोग आराम से सो रहे हो, डीएक्टिवेट होकर निष्क्रिय पड़े हुए, यार एकदम गधे हो गया। तो ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन कहते हैं, भैया क्या करें, हमारे पास तो कोनो पावर नहीं है, हम बिना ताकत के हैं, हम तो पचा भी नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम निठल्लों की तरह सोए पड़े हैं। तो ये HCl कहेगा, अरे भाई चलो मैं तुम लोगों को पावरफुल बनाता है। तो कहते हैं अच्छा हम लोगों को पावर भी आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजेन और इस प्रोरेनिन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। HCl निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को एक्टिव करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है, जो कि एक सक्रिय एंजाइम है। ठीक, अब हमने बताया कि जो ये HCl है, ये अब जो हमारे पेट में जो निष्क्रिय एंजाइम है प्रोरेनिन, इस प्रोरेनिन को HCl किस में बदल देगा, बदल देगा रेनिन में, और इस पेप्सिनोजेन को यहां लिखो HCl, और इस पेप्सिनोजेन को HCl किस में बदल देगा, पेप्सिन में। जो ये दोनों गधे हैं, ये कैसे, अरे यार, जो ये दोनों गधे हैं वो कैसे फॉर्म में है, ये है डीएक्टिवेटेड फॉर्म में। ये कैसे हैं, ये हैं डीएक्टिवेटेड हैं, यानी निष्क्रिय हैं। ठीक, ये क्या है, निष्क्रिय हैं। ये जो पेप्सिन है और जो ये रेनिन है, ये जो ये कैसे हैं, ये एक्टिव फॉर्म में है। ये कैसे फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में है,
यानी अब ये पाचन करेंगे। पेप्सिन बोले, पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन का पाचन करेंगे। हमने बताया ना, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये सब किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन का पाचन करेंगे। अब हम ये देखते हैं किस कौन कौन से प्रोटीन का ये पाचन करेंगे। अब देखो, जब हम खाना खाएंगे तो हमारे खाने के माध्यम से क्या आएगा? प्रोटीन आएगा। ठीक है। अब इस प्रोटीन को कौन पचाएगा? इस प्रोटीन को पचाएगा पेप्सिन। अब आप बोलोगे रेनिन तो भी है भैया, तो हम रेनिन को अभी बताते हैं क्या करता है। प्रोटीन को कौन पचाएगा? पेप्सिन। और किस में बदल देगा? ये बदल देगा आपका पेप्टोन में। किस में बदल देगा? पेप्टोन में। तो क्या प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया पेप्टोन बदलने के बाद? नहीं डियर फ्रेंड, प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन तो तब न माना जाएगा जब ये प्रोटीन किस में बदल जाता? अमाइनो एसिड में। लेकिन हमारे पेट में यह अमाइनो एसिड में नहीं बदल रहा, किस में बदल रहा है? पेप्टोन में। ठीक। अब रेनिन क्या करता है? जैसा कि हम सब लोग ये पेप्टोन क्या है? यह जो पेप्टोन है यह प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, याद कर लो। ये प्रोटीन के छोटे छोटे क्या हैं? टुकड़े हैं। ठीक है। अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। कंप्लीट डाइजेशन तब होगा जब ये पेप्टोन किस में बदल जाएगा? अमाइनो एसिड में। अब रेनिन की बात आती है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग दूध पीते हैं और उस दूध में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है केसिन। उस दूध में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है केसिन। तो इस केसिन के नाम के प्रोटीन को पचाने के लिए कौन आता है? रेनिन आता है। कौन आता है? रेनिन। कौन आता है? रेनिन। और यह रेनिन इस केसिन को किस में बदल देता है? पैराकेसिनेट में। किस में बदल देता है? पैराकेसिनेट में बदल देता है। ये पैराकेसिनेट क्या है? यह है दही। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि यह जो रेनिन एंजाइम होता है, जो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन को पचा रहा है, यह रेनिन एंजाइम किसके अंदर ज्यादा पाया जाता होगा? तो डियर फ्रेंड्स, इस धरती पर सबसे ज्यादा दूध कौन पीता है? इस धरती पर सबसे ज्यादा दूध पीते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि वो दूध पी के ही जिंदा रहते हैं। तो छोटे बच्चे जब सबसे ज्यादा दूध पचाते हैं तो दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को पचाने के लिए सबसे ज्यादा रेनिन किसमें होगा? छोटे बच्चों में होगा। तो छोटे बच्चों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। और छोटे बच्चों के जो दूध होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। और केसिन को पचाने के लिए रेनिन। और यह केसिन को रेनिन किस में बदल देगा? पैराकेसिनेट में। ये पैराकेसिनेट क्या है? यह दही है। अब एक सवाल यह उठता है, पहले देख लो। हाँ, पहले देख लो। पर अब सवाल यह उठता है, क्या सांप को दूध पिलाना चाहिए? तो डियर फ्रेंड्स, सांप के पेट में रेनिन नाम का एंजाइम होता ही नहीं है। अगर सांप को दूध पिलाओगे तो सांप को दूध पिलाओगे तो दूध में जो केसिन प्रोटीन है, उस केसिन प्रोटीन को सांप बिना दही बनाए मर जाएगा। जो छोटा बच्चा होता है, जब उसको दूध पिलाओ, कुछ समय बाद बच्चा उल्टी कर दे तो दूध कैसा निकलता है? गाढ़ा गाढ़ा दही जैसा थक्का बन के। ये थक्का बना कैसे? दही बना कैसे? इस रेनिन ने बनाया। और सांप के अंदर यही रेनिन नहीं होता। अगर बच्चे को सांप को दूध पिला दिए तो सांप जो दूध में प्रोटीन केसिन है, वो सांप उस केसिन को पचा नहीं पाएगा, यानी सांप बिना दही बनाए मर जाएगा। तो सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ठीक। अब हमारे भोजन में क्या होता है? कुछ लाइपेज, कुछ फैट भी होते हैं, फैट। अब आप सोचोगे क्या इस प्रोटीन का, केसिन का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है? डियर फ्रेंड, अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। इस प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। इन सभी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन तब होगा जब ये किसमें चेंज हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स? ये चेंज हो जाएंगे अमाइनो एसिड में। अब आता है फैट। अच्छा बताओ, फैट को हम लोग और क्या कहते हैं? फैट को लिपिड कहते हैं। और हमने पहले ही बताया था कि लिपिड में LI आ रहा है, तो इस लिपिड को पचाने के लिए डियर फ्रेंड्स कौन आएगा? लाइपेज। कौन आएगा? लाइपेज। प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, रेनिन, जिसके अंत में ना आ रहा है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, रेनिन, प्रोटीन को पचाएगा।
फैट को लाइपेज लिपिड भी कहते हैं। लिपिड में एल आई आ रहा है, तो लिपिड को पचाने के लिए एल लाइपेज यानी इसमें भी एल आई आ रहा है। और बचा आपका शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट। माइलेज, हम लोग कहते हैं हमारी गाड़ी इतनी माइलेज दे रही है, उसकी गाड़ी उतनी माइलेज दे रही है। यानी जब माइलेज की बात हो तो एनर्जी की बात होगी, और हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के किसी भी रूप को, चाहे वो स्टार्च हो चाहे कोई भी हो, उसको पचाने के लिए आएगा हमारा शेर एमाइलेज। ठीक, कौन आएगा? एमाइलेज। तो इस फैट और लिपिड को जो हमारे पेट में लाइपेज पाया जाता है, ये लाइपेज फैट और लिपिड को किस में बदल देगा? ये बदल देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। बस इतने के पाचन होता है। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा पेट है, हमारा जो हमारा जो पेट है, इस पेट में किसका पाचन होता है? हमारे पेट में पाचन होता है, क्या फैट का पाचन हुआ? हाँ हुआ। कैसा हुआ? आंशिक पाचन हुआ। मतलब पूरा फैट, थोड़े बहुत फैट का पाचन होता है। क्या हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन हुआ? हुआ ना, प्रोटीन का पाचन हुआ। क्या हमारे पेट में, अमाशय में, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, हमारे अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अमाशय में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो जैसे हमारे मुंह में केवल कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन हुआ था, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं हुआ था, उसी प्रकार से हमारे पेट में प्रोटीन एवं लिपिड का पाचन हुआ, आंशिक पाचन हुआ, इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ। डाइजेशन पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ, लेकिन हमारे पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखो ये होता है, देखो रेनिन दूध को पचाने वाले एंजाइम है। रेनिन दूध को पचाने वाला एंजाइम है। यह बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। अब दूध का रंग सफेद क्यों होता है? केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। अगला क्या है? दूध का रंग पीला और कैरोटीन के, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अब हमारे पेट में डाइजेशन हो गया, इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ। पेट में डाइजेशन होने के बाद जो भोजन हमारे पेट से हमारे छोटी आंत में जाएगा, उस भोजन को काइम कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? काइम। ठीक है, क्या कहते हैं? काइम। CHYME। इस भोजन को क्या कहते हैं? काइम। जो हमारे मुंह से हमारे अमाशय में आया, उस भोजन को बोलस कहते हैं। हमारे अमाशय से जो भोजन हमारे आंत में जाएगा, उसको कहते हैं काइम। ठीक है, पेट में पाचन होने के बाद खाना नीचे छोटी आंत में जाएगा, तो उस खाने को क्या कहते हैं? काइम। ठीक है, अब अमाशय में पाचन, अमाशय में किसका पाचन हुआ? क्या प्रोटीन का पाचन हुआ? तो डियर फ्रेंड, प्रोटीन का पाचन हुआ। इनकम्प्लीट डाइजेशन ही हुआ, लेकिन हुआ। क्या फैट का पाचन हुआ हल्का फुल्का? हाँ हुआ, इनकम्प्लीट, हल्का फुल्का हुआ। क्या हमारे अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ? तो हमारे पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन डियर फ्रेंड्स नहीं हुआ। ठीक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? ये हमारा है ईसोफेगस। ये ईसोफेगस हमारे आकर के किस में मिलता है? हमारे अमाशय में मिलता है, जो जी आकार का होता है। ठीक है, ये हमारा अमाशय है। इस अमाशय से यहाँ पे एक वाल होगा, फिर ये हमारा क्या हो गया? अरे यार हटाओ, गलत बन गया यार, कलाकारी करने नहीं आती हमें। ये है हमारा क्या? हमारा ईसोफेगस। ठीक, ये ईसोफेगस आके हमारे किस में मिल गया?
हमारे अमाशय में आके मिल गया, ये हमारा अमाशय है। ठीक, फिर हमारे अमाशय से क्या निकलेगा? हमारे अमाशय से निकलेगा हमारा छोटी आंत, हमारा निकलेगा छोटी आंत का कौन सा हिस्सा? ड्यूडेनम वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा? ड्यूडेनम। ठीक, ये है ड्यूडेनम। इसी अमाशय के नीचे और ड्यूडेनम से लगा हुआ एक पत्ते जैसी संरचना होगी, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज। इसको क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। और इसी अमाशय के बगल में हमारी जो ये है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है हमारा ये लीवर। क्या पाया जाता है? ये होता है लीवर। ठीक, और इसी लीवर के निचले वाले हिस्से में एक क्या होता है? एक होता है गाल ब्लैडर, जो नाशपाती जैसा होता है। नाशपाती कैसा होता है यार? पता नहीं कैसा होता है। ये होता है हमारा गाल ब्लैडर। क्या होता है? गाल ब्लैडर। ठीक, अब हमारे इस अमाशय से एक नली निकलेगी। ठीक, और यह नली जाकर कहाँ जुड़ जाएगी? हमारे छोटी आंत के, ये क्या है? ड्यूडेनम से। कहाँ मिल जाएगी? छोटी आंत के ड्यूडेनम से। ठीक, और इस गाल ब्लैडर से भी एक नली निकलेगी, जो ड्यूडेनम को पार करते हुए आकर किससे मिल जाएगी? आके मिल जाएगी ये एक नली किससे? हमारे पैनक्रियाट से, पैनक्रियाटिक डक्ट से। एक पैनक्रियाज से निकलने वाली नली है, एक गाल ब्लैडर से निकलने वाली नली है। अब देखो ये गाल ब्लैडर करता क्या है? इस गाल ब्लैडर में किसका निर्माण होता है? बाइल जूस का, पित्त रस का। सॉरी, इसमें हमारे लीवर में किसका निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण होता है, बाइल जूस का। लेकिन ये बाइल जूस बनता भले है हमारे इस लीवर में, लेकिन आकर इकट्ठा कहाँ होता है? आकर इकट्ठा होता है ये हमारे गाल ब्लैडर में। फिर इस गाल ब्लैडर से एक नली निकलती है, और यह नली आकर किस नली में जुड़ती है? उस नली में जुड़ती है जो नली आ रही है हमारे पैनक्रियाज से, हमारे अग्न्याशय से। इस गाल ब्लैडर के द्वारा क्या आया? बाइल जूस आया। उस बाइल जूस में क्या होता है? उस बाइल जूस में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बाइल जूस काम क्या करता है? तो डियर फ्रेंड्स, हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने में क्या मिक्स होके आया है? उस खाने में मिक्स होके आया है फैट, वसा के बड़े बड़े टुकड़े। तो ये क्या करता है? जो बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे बाइल जूस में पाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा क्या कहते हैं? स्टमक। कैसे आकार का? जे आकार का। जब स्टमक में भोजन का डाइजेशन होने के बाद कहाँ पहुंचता है? हमारे इस छोटी आंत में। इसको कहते हैं ड्यूडेनम। ठीक, इस ड्यूडेनम से दो नलियां आके जुड़ी रहती हैं, सॉरी, एक ही नली आके जुड़ी रहती है। वो नली आके जुड़ी रहती है पैनक्रियाज से। इस नली को कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, नली को हमेशा डक्ट से कहते हैं, डक्ट। और इसी पैनक्रियाटिक डक्ट में एक और नली आके जुड़ी रहती है, जो कहाँ से आती है? गाल ब्लैडर से। अब हमारा जो लीवर है, वो लीवर क्या काम करता है? जो हमारा लीवर है वह बनाता है बाइल जूस। बनाता है बाइल जूस लीवर, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? हमारे गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर से एक नली निकलती है, जो ड्यूडेनम को पार करते हुए किस नली में आके मिलती है? उस नली में जो नली पैनक्रियाज से निकला है। और इस नली में क्या आता है? बाइल जूस। बाइल जूस में क्या मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या करता है? जो हमारे भोजन में वसा के बड़े बड़े टुकड़े हैं, जिनको हमारा शरीर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उस वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करता है? तोड़ देता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है? जैसे दोस्तों, मान लो आप किसी कटोरी में आपने घी खाया, ठीक है, और घी खाने के बाद उस कटोरी को बिना साबुन का साफ करेंगे तो घी, वो कटोरी से घी छोड़ेगा, निकलेगा, साफ होगा कटोरी? नहीं। लेकिन जैसे ही साबुन की थोड़ी सी मात्रा डालेंगे, वो घी के जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है, वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे, और कटोरी को छोड़ देंगे, कटोरी साफ हो जाएगा। इसे एक उदाहरण समझते हैं। कोई पानी है, उस पानी में आप तेल डाल दीजिए,
वो तेल पूरे पानी के ऊपर फैल गया, लेकिन पानी में मिक्स नहीं हुआ। अब उस पानी में नमक वो डाल दीजिए, क्या कहते हैं, साबुन डाल दीजिए। जैसे ही साबुन डालेंगे, वो जो वसा है, वसा के जो पूरा फैला है, पानी में नहीं मिक्स हो रहा, वो वसा क्या छोटे छोटे टुकड़ों में, बूंदों में बट जाएगा, और छोटे छोटे बूंदों में बटने के बाद वो पानी में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे बाइल जूस में है, वो भी क्या करता है, वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। और छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों बदलता है, ताकि हमारे इस पैनक्रियाज से जो निकलता है क्या, एंजाइम लाइपेज, इस छोटे छोटे टुकड़ों को आसानी से पचा सके। अगर टुकड़ा बड़ा बड़ा रहेगा तो हमारे पैनक्रियाज से जो निकलेगा एंजाइम लाइपेज, वसा कौन कहता है, वसा को लिपिड भी कहते हैं, एल, और जो लिपिड को पचाए एल को, उसको लाइपेज यानी एल। तो इस पैनक्रियाज से भी लाइपेज निकलेगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, तो वो लाइपेज क्या करेगा, अब वसा के छोटे छोटे टुकड़ों को पचा लेगा। यानी जो बाइल जूस होता है वह वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़ा से मार मार के छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देता है। फिर इन छोटे छोटे टुकड़ों को हमारा लाइपेज क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों, यह है हमारा अमाशय। इस अमाशय के बगल में क्या है, हमारा लीवर, और लीवर में बनता है बाइल जूस, लेकिन इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर से नली निकली है, डक्ट निकला है, एक डक्ट जाकर उस डक्ट में मिल जाएगा, जो डक्ट पैनक्रियाज से कहाँ जा रहा है, हमारे ड्यूडेनम में। फिर ये दोनों डक्ट जब मिलेंगी, फिर ये दोनों डक्ट सम्मिलित रूप से जाकर कहाँ मिल जाएंगी, जाकर मिल जाएंगी हमारे ड्यूडेनम में, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में। ठीक, देखो हम थोड़ा लीवर के बारे में जान लेते हैं। स्टमक से भोजन निकलने के बाद यह कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में। स्टमक से भोजन निकलने के बाद यह पहुंचता है छोटी आंत के ड्यूडेनम में। लीवर के नीचे सटा हुआ गाल ब्लैडर होता है, जिससे एक नली निकलती है, जो ड्यूडेनम को पार करते हुए अग्न्याशय की नली से जाकर मिलती है। हमने बताया ना, लीवर से एक नली निकलती है, और वह नली लीवर के नीचे सटा हुआ गाल ब्लैडर है, उस गाल ब्लैडर से एक नली निकलेगी, और वह नली क्या लेके आएगी, बाइल जूस। और वह नली आकर उस नली में मिल जाएगी, जो नली निकल रही है पैनक्रियाज से। फिर ये दोनों नली एक साथ जाकर किसमें खुल जाएंगी, छोटी आंत के ड्यूडेनम में। ठीक, लीवर में बाइल जूस बनता है, लेकिन जमा होता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर से निकली नली के सहारे पित्त रस आकर ड्यूडेनम के भोजन में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। अब मिक्स होकर क्या करेगा, वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को ये बाइल जूस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अब क्या बाइल जूस में कोई एंजाइम होता है? नो डियर फ्रेंड्स, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो जो यकृत इतना बाइल जूस बना रहा है, उस यकृत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत को हिपैटिक कहा जाता है, और यकृत के अध्ययन को स्टडी ऑफ लीवर कहलाता है हिपैटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर इज नॉन एज हिपैटोलॉजी। ठीक, लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है? अब लीवर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है, उन कोशिकाओं को हिपैटिक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपैटिक सेल। शरीर के प्रत्येक अंग अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उसी प्रकार से लीवर जिस कोशिकाओं से बना है, उन कोशिकाओं को हिपैटिक सेल कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? हाँ, जो हिपैटिक सेल है, इसमें रीजेनरेशन की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। बहुत ज्यादा कैपेसिटी होने का मतलब, सपोज दैट किसी के लीवर का ये लीवर है, जैसे मान लो ये लीवर है, इस लीवर का इतना हिस्सा काट के अलग कर दिया जाए, तो ये लीवर रीजेनरेट करके पूरा 100% बना लेगा अपने आप को भाई। जैसे सपोज दैट किसी का लीवर है, उसके लीवर का 40% हिस्सा काट के हटा दिया जाए, तो ये लीवर की कोशिकाएं, हिपैटिक सेल रीजेनरेट करके, पुनर्निर्माण करके अपने आप को 100% बना लेगी। कुछ समझा आपने? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति लीवर को टुकड़ों में डोनेट कर सकता है। सपोज दैट मान लो आपका लीवर किसी का लीवर खराब हो गया, ठीक, तो कोई किसी अन्य व्यक्ति से हम उसका कहेंगे भैया अपना लीवर दे दो, हमारा लीवर खराब हो गया है, तो कहेगा अरे अपना लीवर दे देंगे तो हम क्या करेंगे? तो तुम बोलोगे अरे भाई अपना लीवर, पूरा लीवर ना दो,
उस लीवर का 30% 40% हिस्सा काट के हमको दे दो। तो कहेगा हमारा तो कम हो जाएगा। भाई तो कहेगा लीवर तुम्हारा कम नहीं होगा, जो 40% हमको दोगे वो 40% जो 60% हिस्सा बचा हुआ है वो रिजेनरेट करके फिर से बना लेंगे। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। तो लीवर क्या करता है? लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं हेपेटिक सेल, ये रिजेनरेट करके अपने आप को 100% करने की इनके अंदर काबिलियत होती है, क्षमता होती है। ठीक। हिपैटिक सेल में पुनर्निर्माण यानी रीजनरेशन की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। लीवर एक ऐसा अंग है जिसे टुकड़ों में डोनेट किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने डोनेट किया है उसका बचा हुआ लीवर रीजनरेट करके फिर से 100% बना लेगा अपने आप को। समझ में आया ये बात? अब क्या है, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल आर्गन है। हमारे शरीर के अंदर जितने आर्गन हैं उन सभी आर्गन में सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है? सबसे हैवी आर्गन कौन सा है? हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट आर्गन कौन सा है? लीवर है। तो लीवर हमारे इंटरनल बॉडी का सबसे हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट आर्गन है। तो ये जो लीवर है, ये लीवर क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इंटरनल अंग है। ठीक। और हेल्दी मनुष्य का जो लीवर है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, लाल भूरा रंग का। अगर किसी का हार्ट वो क्या है, लीवर है, तो उसका मतलब उसका लीवर क्या है? हेल्दी है। हेल्दी लीवर का कलर क्या होता है? हेल्दी कलर लीवर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक, समझ में आया? लीवर में क्या बनता है? हमने बताया लीवर में बनता है बाइल जूस। लीवर में बनता है बाइल जूस। यह ड्यूडेनम में फैट लिपिड के बड़े बड़े टुकड़ों को इमल्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। ठीक। बाइल जूस क्या करता है? हमने जो खाना खाया उस खाने में मिक्स होकर क्या आया? फैट आया। फैट की बड़ी बड़ी बूंदें आई। उस बड़ी बड़ी बूंदों को ये जो बाइल जूस है छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। अब छोटी छोटी बूंदों में क्यों तोड़ता है भाई? क्योंकि हमारे अग्न्याशय में, हमारे पैनक्रियाज में बनता है, इसको फैट को पचाने के लिए, फैट को लिपिड कहते हैं एलआई, फैट को पचाने के लिए एक एंजाइम बनता है लाइपेज। जब ये छोटा छोटा रहेगा तो लाइपेज उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके, इसलिए पहले बाइल जूस आकर के पहले भौथार देता है। ठीक। तो हमारे लीवर से बाइल जूस निकलेगा, आएगा आपके गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर से बाइल जूस आएगा हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनम में, छोटी आंत के ड्यूडेनम में जो बसा है उसको भुथर भुथर के मार मार के पत्थर से तोड़ तोड़ करके एकदम छोटा छोटा बना देगा। उसके बाद हमारे अग्न्याशय से आएगा शेयर जिसका नाम है लाइपेज। यह लाइपेज क्या करेगा? वसा की छोटी छोटी बूंदों को और तोड़ देगा। ठीक। अब देखो इमल्सिफिकेशन क्या है। इमल्सिफिकेशन एक सरल प्रक्रिया है जिसमें बड़ी बड़ी वसा की बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाता है। ठीक। तो एक क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर में जो बाइल जूस बनता है हमारे लीवर में, वह बाइल जूस वसा का पाचन कैसे, वसा को कैसे तोड़ता है? इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा, पायसीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। अब लीवर के बारे में और क्या, लीवर का और क्या काम है? लीवर हमारे शरीर में यूरिया बनाता है भाई। जो हमारे शरीर में NH3 यानी अमोनिया होता है, उस अमोनिया को लीवर क्या करता है? लीवर यूरिया में बदल देता है। अब देखो सपोज दैट मान लो कोई आदमी बहुत खाना खाता है, जब बहुत खाना खाएगा तो उसके शरीर में बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज इतना ज्यादा बन जाएगा कि उसको डायबिटीज हो जाएगा। ग्लूकोज की मात्रा जब एक सीमा से ज्यादा हमारे रक्त में हो जाता है तो इंसुलिन आता है। वो इंसुलिन क्या करता है? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। ठीक। और यह ग्लाइकोजन कहां जाकर संचित हो जाता है? कहां जाकर बंद हो जाता है? हमारे लीवर में ही बंद होता है। लीवर अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। हमारे शरीर में अगर मान लो हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा वो हो जाए, ग्लूकोज हो जाए आवश्यकता से अधिक, तो हमारा जो एक होता है, क्या कहते हैं, एक हार्मोन्स होता है उसका नाम है इंसुलिन। आगे हम पढ़ाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे क्या कहते हैं, पेनक्रियाज पढ़ाएंगे। पेनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स। तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में बदल देगा? बदल देगा ग्लाइकोजन में, GLYCOGEN में। फिर एक ग्लाइकोजन जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा हमारे लीवर में। यानी हमारा लीवर अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ स्टोर करता है? अपने अंदर स्टोर करता है। उसके बाद
हमारा लीवर किन विटामिनों का स्टोर करता है? ऐसे विटामिन्स जो वसा में फैट में घुलनशील है, जो वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? एडेक। वसा में घुलनशील विटामिन का जो ट्रिक है इसको याद कर लीजिए, एडेक, यानी ADEK। ये सभी विटामिन क्या है? सोलुबल इन फैट है, सोलुबल इन लिपिड है, वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील जितने विटामिन ADEK, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर में। लीवर विटामिन ADEK को स्टोर करता है क्योंकि विटामिन वसा में घुलनशील है। लीवर और क्या करता है भाई? देखो अभी हम लीवर पढ़ रहे हैं ना, लीवर पढ़ रहे हैं, फिर पैनक्रियाज पढ़ेंगे, आराम से पढ़ते हैं। तो लीवर क्या करता है? लीवर हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। कैसे डिटॉक्सिफाई करता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो NH3 अमोनिया होता है, उस अमोनिया को क्या बदल लेता है? किसमें? यूरिया में। फिर वो यूरिया हमारे क्या किडनी में जाकर किसमें बदल जाता है? यूरिन में। और फिर वो यूरिन एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकल आता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो लीवर शरीर का क्या करता है डियर फ्रेंड? ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी लीवर हमारे शरीर की सफाई करता है। ठीक, अब जो ड्रग्स खाते हैं, जो दवाएं खाते हैं या जो शराब पीते हैं, एल्कोहल लेते हैं, उस एल्कोहल को डाइजेस्ट करने का काम, जो ड्रग्स लेते हैं उस ड्रग्स को डाइजेस्ट करने का काम भी कौन करता है? लीवर। इसीलिए जब हम ज़्यादा शराब पीते हैं, जब ज़्यादा ड्रग्स का ओवरडोज लेते हैं, तो हमारा लीवर इन लोगों को डाइजेस्ट करते करते खुद ही स्वाहा हो जाता है, खुद ही खराब हो जाता है। इसलिए ड्रग्स का ओवरडोज एंड शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लीवर पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। अब यार जो बाइल जूस है, जो लीवर में बन रहा है, फिर आकर हमारे गाल ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है, क्या उस बाइल जूस में कोई होता है, पिगमेंट होता है? उस बाइल जूस में दो कलर होते हैं। एक पिगमेंट होता है जो हरा रंग देता है, सॉरी पीला रंग देता है। तो जो पीला रंग होता है यह किसकी वजह से होता है? यह होता है बिलिरुबिन की वजह से। BIRUBIN, बिलिरुबिन की वजह से। और जो हरा रंग होता है बिलीवर्डिन की वजह से। BILIVERDIN। हमारे बाइल जूस में दो पिगमेंट होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। जो बिलिरुबिन होता है वह पीला रंग देता है, जो बिलीवर्डिन होता है वह हरा रंग देता है। जब हमारे शरीर में इस बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए, तो हमें पीलिया हो जाता है। हमारा जो शरीर है पीला होने लगता है, नाखून पीले होने लगते हैं। ठीक है, और इस बीमारी को पीलिया या जाइंडिस कहते हैं। ठीक, जाइंडिस कहते हैं। जब हमारे शरीर में क्या हो जाए, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में हम बहुत ज्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बनने लगे, बिलिरुबिन इकट्ठा होने लगे। कहाँ से बन के? लीवर से बन के बाइल जूस में। बाइल जूस में बिलिरुबिन पिगमेंट की जब मात्रा बढ़ जाए, बिलिरुबिन बढ़ जाए, तो एक पीलिया बीमारी होती है जिसको पीलिया या जाइंडिस कहते हैं। अब हमारे इस हार्ट का वजन कितना होता है भाई? हमारे इस हार्ट का वजन, सॉरी हार्ट याद आ रहा है, हमारे इस लीवर का वजन होता है 1.5 किलो। कितना होता है? 1.5 किलो। हमारे लीवर का वजन होता है 1.5 kg। अब अगला पॉइंट क्या है? हमने बताया ना बाइल जूस में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइल जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है जो फैट्स को तोड़ता है भाई, इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा किसको तोड़ता है? फैट्स को तोड़ता है। ठीक है, और लीवर क्या करता है? लीवर रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन फाइब्रोजन का निर्माण करता है। जो हमारा लीवर है, यह लीवर फाइब्रोजन का भी एक प्रोटीन है, फाइब्रोजन का निर्माण करता है। और यह फाइब्रोजन प्रोटीन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पैनक्रियाज, हम अपने आंत के बारे में पढ़ें। ये हमारा है पैनक्रियाज, पत्ते जैसा होता है कुछ। ठीक, देखो पैनक्रियाज क्या है? एक ग्लैंड्स है। पैनक्रियाज क्या है? एक ग्लैंड है। ये ग्लैंड करते क्या है? एक कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो जूस बनाते हैं, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स बनाते हैं। लेकिन मेरे डियर फ्रेंड्स, ये पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड्स है जो दोनों बनाता है, जो हार्मोन्स भी बनाता है और क्या बनाता है?
जो एंजाइम भी बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम भी बनाता है। तो जो हमारा हार्मोन, जो हमारा पैनक्रियाज है, वो कौन सा एंजाइम बनाता है? तो जो हमारा एंजाइम, जो पैनक्रियाज है, पहली बात तो ये ट्रिप्सिन बनाता है। ट्रिप्सिन, ये वाई होता है, वाई होता है। ट्रिप्सिन बनाता है। और दूसरा क्या बनाता है? दूसरा बनाता है लाइपेज। ठीक। और तीसरा क्या बनाता है? एमाइलेज। तीसरा क्या बनाता है? एमाइलेज। हमारा जो पैनक्रियाज है, अगर एंजाइम के रूप में देखा जाए तो क्या बनाता है? ट्रिप्सिन बनाता है, लाइपेज बनाता है और एमाइलेज बनाता है। हमने बताया ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या पचाते हैं? प्रोटीन। ठीक है। अगर हमने अपने भोजन में प्रोटीन लिया तो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा? हमारे आमाशय में ट्रिप्सिन। और क्या बदल देगा? किसमें? पेप्टोन में। पेप्टोन में। ठीक। और हमारे आमाशय से क्या निकल रहा है? हमारे आमाशय से निकल रहा है लाइपेज। ये एल आई आ रहा है, एल आई, ध्यान देना, एल आई यानी लिपिड। और इस लिपिड को क्या कहते हैं? फैट भी कहते हैं। तो फैट का डाइजेशन कौन कराएगा डियर फ्रेंड्स? फैट का डाइजेशन कराएगा लाइपेज। ये लाइपेज भी हमारे आमाशय से निकलता है, हमारे पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से निकलता है। और इस लिपिड या फैट को किसमें बदल देता है डियर फ्रेंड्स? ये बदल देता है, क्या कहते हैं कि ग्लिसरॉल में। और किसमें बदल देता है? फैटी एसिड में। ये जो लाइपेज होता है, ये छोटी आंत में, ये जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज छोटी आंत के ड्यूडेनम में अपने नली के द्वारा क्या भेजता है? ट्रिप्सिन भेजता है, लाइपेज भेजता है और एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज यानी माइलेज, माइलेज, माइलेज यानी ये स्टार्च को, स्टार्च भी तो एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी तो एनर्जी देता है। इस स्टार्च को ये एमाइलेज किस में बदल देगा? ये एमाइलेज बदल देगा माल्टोज में। तो आपने कुछ नोटिस किया डियर फ्रेंड? आपने क्या नोटिस किया? अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे, हमारे मुंह में केवल केवल किसका पाचन हो रहा था? शर्करा का, यानी स्टार्च का। हमारे पेट में किसका पाचन हो रहा था? हमारे पेट में प्रोटीन और वसा का पाचन हो रहा था। लेकिन पहली बार कोई मिला है शेर, पैनक्रियाज, जिसने सबको लपेट दिया। इसने प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर दिया, इस पैनक्रियाज ने। इसने लिपिड को भी डाइजेस्ट करवा दिया, इस पैनक्रियाज ने स्टार्च को भी डाइजेस्ट करवा दिया। इस पैनक्रियाज ने ट्रिप्सिन बनाया और ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। इस पैनक्रियाज ने लाइपेज बनाया और इस लाइपेज ने लिपिड को किस में बदल दिया? ग्लिसरॉल में बदल दिया, फैटी एसिड में बदल दिया। और इसी पैनक्रियाज ने क्या बनाया? इसी पैनक्रियाज ने एमाइलेज बनाया और इस एमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। तो डियर फ्रेंड्स, एक पैनक्रियाज है, एक पैनक्रियाज एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बनाने वाला आर्गन है। क्योंकि अभी तक जितने भी जूस बना रहे थे, क्या कहते हैं कि एंजाइम बना रहे थे, वह सबको नहीं पचा रहे थे। मुंह में केवल स्टार्च का पाचन हो रहा था, पेट में केवल प्रोटीन और वसा का पाचन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन, वसा और स्टार्च तीनों का डाइजेशन हो रहा है डियर फ्रेंड्स। इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव हार्मोन्स को पैदा करने वाला, सेक्रेट करने वाला, स्रावित करने वाला ग्लैंड क्या है? पैनक्रियाज। ठीक, समझ में आया होगा।
डियर फ्रेंड, अगर डाइजेशन के स्तर पर देखा जाए तो हमारा जो छोटी आंत में जो है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में जो डाइजेशन है कंप्लीट हो चुका है। इस पैनक्रियाज का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है इस पैनक्रियाज के बारे में। देखो, होता यह है कि जो हमारा पैनक्रियाज है, यह बनाता है हार्मोन्स भी, यह बनाता है हार्मोन्स भी, और यह बनाता है क्या कहते हैं, एंजाइम भी। ठीक, तो हमारे शरीर में जितने ग्लैंड हैं, सारे के सारे ग्लैंड या तो एंजाइम बनाते हैं, या तो हार्मोन्स बनाते हैं, या तो जूस बनाते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन्स भी बनाता है और जो एंजाइम भी बनाता है। तो ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों बनाए, ऐसे ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक, आया समझ में? अब देखो डियर फ्रेंड, जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जब हम क्या कहते हैं एंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे तब वहां विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा छोटा बता देते हैं कि जो ग्लैंड्स होती हैं या तो नेचर में इंडोक्राइन होती हैं, या तो जो ग्लैंड होती हैं एक्सोक्राइन होती हैं। अब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? देखो, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो बनाते हैं एंजाइम, और इस एंजाइम को बनाने के बाद नलिका के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से ये ले जाकर कहां छोड़ते हैं, अपने टारगेट पॉइंट पर छोड़ेंगे। ठीक, यानी जो एंजाइम बनाने वाले जो ग्लैंड होंगे, एंजाइम कौन बनाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है, एंजाइम। इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है, हार्मोन्स। ठीक है, तो जो ग्लैंड्स होती हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होते हैं ये एंजाइम बनाते हैं, और जो इंडोक्राइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। और जो एक्सोक्राइन है, जो एंजाइम को बनाएंगे, ये डक्ट के माध्यम से अपने टारगेट पॉइंट तक ले जाएंगे। हमने अभी पढ़ा ना डियर फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कुछ समय पहले कि ये क्या है, ये बना रहा है एंजाइम, किसके द्वारा हमारे छोटी आंत में भेज रहा है, नली के द्वारा। ये क्या बना रहा है, बाइल जूस। किसके द्वारा ये बाइल जूस को अपने हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनम भेज रहा है, नली के द्वारा। यानी ऐसा कोई ग्लैंड जो जूस बनाए या जो एंजाइम बनाए और नलिकाओं के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से अपने टारगेट पॉइंट तक भेजें, ऐसे ग्लैंड को एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अब आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाते हैं, हार्मोन्स। और जब ये हार्मोन्स बनाते हैं तो इस हार्मोन्स को सीधे ब्लड में मिक्स कर देते हैं। इनको किसी नली की जरूरत, किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती है। ये सीधे हार्मोन्स को कहां फेंक देते हैं, रक्त में फेंक देते हैं। अब आप वही लोग सोच रहे होंगे कि जैसे मान लो ये ग्लैंड है, ये हार्मोन्स बना रहा है, तो भाई इस ग्लैंड से भी तो कोई नली निकली होगी जो जाकर के ब्लड वेजल्स में मिलती होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये हार्मोन्स को सीधे ब्लड में मिक्स कर देती हैं। और सीधे ब्लड में कैसे मिक्स होती हैं, क्योंकि इस ग्लैंड के चारों तरफ पतली पतली केशिकाओं का जाल होता है। इन्हीं केशिकाओं में ये अपने हार्मोन्स को मिक्स कर देती हैं, फिर केशिकाओं के जरिए ये हार्मोन्स पूरी ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक, यानी हार्मोन्स बनाने वाली जो डक्ट, वो होते हैं, जो हार्मोन्स बनाती हैं जो ग्लैंड, वो अपने प्रोडक्ट को यानी हार्मोन्स को किसी नलिका की जरूरत नहीं होती है, वो ब्लड में मिक्स कर देती हैं। जैसे सपोज दैट मान लो एक औरत के पिट्यूटरी ग्लैंड में एक क्या बनता है, एक हार्मोन्स बनता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और वो ऑक्सीटोसिन ब्लड में मिक्स होकर कहाँ आता है, उस औरत के कहाँ आता है, यूट्रस में आता है। और जब डिलीवरी होने वाला होता है, बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो हमारे निकलता है हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से, और निकल के कहाँ आता है, आता है हमारे क्या, औरत के क्या आता है, यूट्रस में, गर्भाशय में। और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबाता है।
जब दबाता है तो बच्चा आगे की तरफ पुश जाता है और नॉर्मल डिलीवरी को क्या करता है, प्रमोट करता है ऑक्सीटोसिन। सोचो बना यहाँ अब पहुंचा कहाँ, गर्भाशय में, तो कैसे पहुंचा, किसी नलिका के माध्यम से, किसी डक्ट के माध्यम से? नहीं भाई, हार्मोन्स किसी नलिका के माध्यम से टारगेट पॉइंट पर नहीं पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं ब्लड में मिक्स होकर के। तो जो हमारा ये पैनक्रियाज है, तो डियर फ्रेंड जो हमारा ये पैनक्रियाज है यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। यह एक मिक्स ग्लैंड है जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों बनाता है। हमने इसके एंजाइम के काम को देख लिया। एंजाइम बनाता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचा करके पेप्टोन में बदलता है, एक बनाता है लाइपेज जो फैट या लिपिड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है, एक बनाता है एमाइलेज, यह एमाइलेज स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में। ठीक, समझ में आया होगा। देखो पैनक्रियाज का कुछ भाग इंडोक्राइन ग्लैंड तथा कुछ भाग एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। यह इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में क्या बनाता है, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोन्स बनाएगा। हार्मोन्स के रूप में बनाता है इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन्स का स्रावण करता है, सिक्रेशन करता है, तथा एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम का स्रावण करता है। अग्न्याशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। डियर फ्रेंड्स पीछे आओ, जिसे देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मान लो पत्ता की तरह क्या है, ये हमारा अग्न्याशय है। इसी में एक भाग क्या होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। इसको कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 कोशिकाएं होती हैं, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है और एक होती है आपका डेल्टा। ऐसे गामा भी होती है लेकिन एक होता है डेल्टा। ये जो अल्फा सेल है, इस लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और डेल्टा सेल। ये जो अल्फा सेल होता है ये क्या बनाता है, एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। डियर फ्रेंड्स याद करो ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, हमारे शरीर में अतिरिक्त एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसमें बदल रहा था, ग्लाइकोजन में। सॉरी वो इंसुलिन कर रहा था। अब बीटा सेल से निकलेगा क्या, इंसुलिन, और इस डेल्टा सेल से निकलेगा एक हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। अब चल तो अब इंसुलिन का काम क्या है, सोचो। ये डियर फ्रेंड्स ये पैनक्रियाज हार्मोन्स बना रहा है यानी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। हमने इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला काम देख लिया जहां बनाया ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो डियर फ्रेंड्स हमारा जो ये पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। जो ये इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में क्या बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। तो इस पैनक्रियाज में एक लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल एंड डेल्टा सेल। ये अल्फा सेल क्या बनाता है, ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स क्या बनाता है, इंसुलिन, और डेल्टा सेल क्या बनाता है, सोमैटोस्टैटिन। ठीक, अब इंसुलिन का काम क्या है, सपोज दैट मान लो हमारे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ गया, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ गई। अब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में अगर ज्यादा बढ़ गई, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हमें शुगर या डायबिटीज नामक बीमारी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आता है हमारा इंसुलिन। हमारा इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को क्या करता है, इस ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को, ये जो इंसुलिन है किसमें चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में। किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन जाकर कहाँ है, एकत्रित हो जाता है, ये ग्लाइकोजन एकत्रित हो जाता है हमारे लीवर में। इसको नोट करिएगा। तो हमारे शरीर में, हमारे रक्त में किसकी मात्रा ज्यादा हो गई थी, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई थी। अगर उसको कंट्रोल न किया जाता तो डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती। तो ऐसे कंडीशन में हमारा इंसुलिन आता है और इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल हो गई। अब सपोज दैट मान लो हम किसी इंसान ने 2-4 दिन खाना नहीं खाया, अब उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई। ग्लूकोज ही हमारे शरीर को एनर्जी देता है, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई। अब क्या होगा,
तब शरीर की कोशिकाएं हैं भागी भागी दौड़ी आएंगी, किसके पास आएंगी? इंसुलिन के पास आएंगी। अरे कहेंगी यार तुम तो यार पूरा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदल दिए हो, एनर्जी है नहीं, सारी कोशिकाएं मर रही हैं। तो ये इंसुलिन कहेगा तुम ग्लूकागॉन के पास जाओ। तो ये ग्लूकागॉन क्या करेगा? ये जो ग्लाइकोजन स्टोर है, ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोर है, इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देगा। यानी ये जो ग्लाइकोजन है जो स्टोर है, इस ग्लाइकोजन को जो हमारा ग्लूकागॉन है पुनः किसमें बदल देगा? ग्लूकोज में। जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो उस समय इंसुलिन आएगा, उस अतिरिक्त ग्लूकोज को बदल देगा ग्लाइकोजन में, ठीक, और जमा हो जाएगा यकृत में। उसके बाद हमारे शरीर में जब 2-4 दिन खाना ना खाएं, ग्लूकोज की मात्रा गिर जाए, हमें एनर्जी ना मिले, तो हमारा जो ग्लूकागॉन आएगा, ग्लूकागॉन हार्मोन्स आएगा, और ग्लूकागॉन हार्मोन्स जो ग्लाइकोजन एकत्रित हुआ है उस ग्लाइकोजन को पुनः बदल देगा ग्लूकोज में और हमारे शरीर को एनर्जी मिलने लगेगी। अब ऐसा न कहीं न हो कि ये ग्लाइकोजन जो इंसुलिन है धकाधक पूरे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दे, हमारे शरीर की एनर्जी ही खत्म। अब कहीं ऐसा न हो कि ये ग्लूकागॉन जो है पूरे के पूरे ग्लूकोज को जो इकट्ठा है पूरे के पूरे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदल दे। यानी ये काम तो करें लेकिन कंट्रोल होकर के। अब इनको कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन्स आता है जो दोनों को कंट्रोल करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को, और उस हार्मोन्स का नाम है जो डेल्टा सेल से पैदा होता है, उस हार्मोन्स का क्या नाम है? सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम है? सोमैटोस्टैटिन। ठीक, तो इंसुलिन क्या करेगा? एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देगा। और सोमैटोस्टैटिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन के कार्यों पर कंट्रोल करेगा, कहीं ये एक्सेस ग्लाइकोजन न बना दे, कहीं ये एक्सेस ग्लूकोज न बना दे। तो डियर फ्रेंड्स, हमने पैनक्रियाज के बारे में देखा। पैनक्रियाज हमारा एक मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी एक तरह से हार्मोन्स भी बनाता है। मिक्स ग्लैंड में 2 ग्लैंड होते हैं जो 2 तरीके से काम करते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन हमने आपको समझाया, एंडोक्राइन जो अपने प्रोडक्ट को यानी अपने हार्मोन्स को किसी नलिका के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे रक्त में मिक्स कर दे, किसी नलिका की जरूरत नहीं है, किसी डक्ट की जरूरत नहीं है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि जो ब्लड को, जो अपने प्रोडक्ट को यानी अपने एंजाइम को किसी नलिका के माध्यम से, डक्ट की माध्यम से कहाँ भेजे? अपने टारगेट पॉइंट पर। तो हमारे जो ये पैनक्रियाज है एक क्या कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बनाया हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में बनाया ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। तो हमारे जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ने एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हुए क्या बनाए? एंजाइम बनाए, ट्रिप्सिन जिसने प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदल दिया। उसके बाद क्या बनाया? लाइपेज ने वसा को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल दिया, ठीक है। और उसके बाद आया हमारा एमाइलेज, ने स्टार्च को बदल दिया माल्टोज में। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी छोटी आंत के क्या कहते हैं कि ड्यूडेनम में पाचन, डाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे छोटी आंत के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जैसे लैक्टेज, ठीक है, सुक्रेज, माल्टेज, ठीक है, पेप्टाइडेज, ये सब बहुत सारे जो एंजाइम बनते हैं वो क्या करते हैं? हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स, हम जितने भी चीज़ें खाए हैं उन सभी चीज़ों को फाइनली क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।